हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे देख लेंगे संगीत से रिलेटेड ऐसे महत्वपूर्ण नंबर 51 से क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आपका दोस्तों एसटीईटी का एग्ज़ाम जो है जस्ट होने वाला है। आज से आप लोगों का एडमिट कार्ड भी शायद डाउनलोड हो रहा है, ठीक है? तो देखिएगा उस चीज़ को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आज का भी यहाँ पे इस सेशन के अंदर में। तो हम लोग फटाफट यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। लेकिन उससे पहले बस आप लोगों से खास एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि चैनल पे आप लोग नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोगों के लिए बीपीएससी, एसटेट, टीएमआरएस, डीट्रिपलएसपी या फिर अदर जो भी हैं सभी लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर क्या कहलाता है? क्या वादी कहलाता है, संवादी, अनुवादी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर कर देंगे यहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा आपका राग का जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा वादी स्वर। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण होता है दूसरा महत्वपूर्ण स्वर, वो आपका संवादी कहलाता है। ठीक है, संवादी यानी कि राग में सबसे ज्यादा जो स्वर प्रयोग होगा वो वादी, जो उससे थोड़ा कम स्वर प्रयोग होगा वो संवादी, और जो उससे भी कम हो वो अनुवादी, और जो ना लगे वो विवादी कहते हैं उसको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 52 नंबर का क्वेश्चन कि राग विलास खानी तोड़ी का संवादी स्वर क्या है? देखिए यहाँ पे विलास खानी तोड़ी है और पूछा क्या है? संवादी स्वर, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे तो क्या आंसर होगा? ध होगा, ग होगा, म होगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो विलास खानी तोड़ी का वादी, जैसा कि हम जानते हैं कि वादी हमारा क्या होता है? ध होता है। ठीक है, ध होता है। और ये जो है आपका किसके द्वारा बनाया गया राग है? तो ये आपका बनाया गया जो विलासखानी जो तोड़ी है ये आपके तानसेन के द्वारा बनाया गया राग है, मियाँ तानसेन के द्वारा। ठीक है, उन्हीं के नाम से प्रचलित है। और ये अगर बात कीजिएगा इसका तो थाट कौन सा हो जाता है? थाट आपका हो जाता है इसका भैरवी। ठीक है, और जाति इसका हो जाता है औडव संपूर्ण, वक्र होता है थोड़ा सा, औडव संपूर्ण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और इसमें अगर बात कीजिएगा आरोह में तो म नी स्वर जो है इसमें वर्जित होता है। ठीक है, म और नी जो है आरोह में इसका वर्जित होता है इस राग में, विलासखानी तोड़ी में। और अवरोह में अगर बात कीजिएगा तो अवरोह में प वर्जित होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे, यहाँ पे इसकी जो हो गया हमारा संवादी हो गया आपका ध हो गया, ये सॉरी वादी जो आपका क्या हो गया? वादी स्वर कोमल ध हो गया। तो यहाँ पे जो संवादी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हो जाएगा ग, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे। 53 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संगीत में गमक के कितने प्रकार हैं? बहुत ही आसान सवाल है ना, बहुत बार बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या 20 होगा, 10 होगा, 15, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर करेंगे? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर होगा भारतीय संगीत में गमक के जो प्रकार हैं वो ऑप्शन नंबर सी, 15 प्रकार के गमक माने गए हैं। 20 प्रकार मानने वाले जो है ये आपके अहोबल जी हैं। ठीक है, 10 प्रकार के गमक आपके कर्नाटक संगीत में प्रचलित है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ये सभी जितना मैं बोल रहा हूँ सब अपने आप में ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग कह रहे थे मैराथन लिए, भाई मैराथन यही आप लोग का है ना कि एक साथ अगर आप 4 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका 100 क्वेश्चन तो हो जा रहा है, ऐसा ही हो जा रहा है। तो मैराथन अगर लाएंगे, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहेगी, उसको केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देते निकल जाएंगे, तो क्या वो मैराथन का मतलब हुआ? नहीं ना, बिल्कुल आराम से जैसे जिस तरह से पढ़ रहे हैं उस तरह से आप लोग पढ़ते चलिए। ठीक है, आप लोग का बस अभी एस्टेट एग्जाम होने वाला है, बहुत अच्छा सा आप लोग का हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 गमक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का कि इनमें से कौन परमेल प्रवेशक राग है? परमेल प्रवेशक राग वे यानी कि वे राग जो कि एक थाट से, भैया बार बार बताते हैं आप लोग को, एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कर जाता है, एक थाट से दूसरे थाट में, तो वो परमेल प्रवेशक कहलाता है। कौन होगा? क्या जयजयवंती, पुरिया, भोपाली, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे आप लोग के लिए बता दें कि एक से अधिक हो जाएगा, है ना। यही तो फायदा है कि भैया आप लोग को 4 ऑप्शन वाला रखते तो एक ही चीज आप लोग सीखते, लेकिन यहाँ 5 ऑप्शन है तो भैया आप लोग दो दो चीज यहाँ पे जान लेंगे, 2 चीज जानने को मिल जाएगा। एक तो जय जयवंती हो जाएगा, दूसरा आपका राग पुरिया हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है परमेल प्रवेशक राग है। ये जो है आपका जय जयवंती, ये आपका कहाँ जाता है? ये आपका खमाज थाट से
काफी थाट में प्रवेश कर जाता है ना। पुरिया कौन सा थाट में, पुरिया जो है ये मारवा थाट से, ये मारवा थाट से कहाँ पे, कौन सा थाट, तो कल्याण थाट में प्रवेश कर जाता है ना। तो ये फायदा होता है आप लोग को 5 ऑप्शन रख के जो बता रहे हैं, ताकि 4 से तो 5 नहीं कर सकते, लेकिन 5 से हम लोग 4 वाला बिल्कुल बहुत आसानी से सीख सकते हैं, है ना। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। भोपाली ये कौन सा थाट का है, भोपाली जो है आपका कल्याण थाट का है, ऑर्डर ऑफ इसकी जाती है, ठीक है। भोपाली जो है क्या है, ग ध इसकी वादी संवादी हो जाती है। भोपाली में एक पूछा जाता है वर्जित स्वर की, कौन सा वर्जित होता है, म और नी इसका वर्जित हो जाता है भोपाली में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का कि तिल्लाना गायन शैली निम्न में से किस संगीत पद्धति में प्रचलित है। तिल्लाना क्या दक्षिण संगीत पद्धति में, पाश्चात्य में, उत्तर पद्धति, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमारे यहाँ का क्या होता है, हमारे यहाँ का ख्याल होता है तो वहाँ का वर्णम होता है, हमारे यहाँ का जो है ठुमरी होता है तो वहाँ का जावली हो जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ का क्या है, तराना है, उसी तरह वहाँ पे तिल्लाना हो जाता है, तिल्लाना। जैसे हमारे यहाँ का ध्रुपद होता है, क्या होता है, ध्रुपद, तो वहाँ पे जाके पदम हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें जो है याद होनी चाहिए। देखिए एक साथ अभी आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को देख लिया है ना, तो यही है ना आपका मैराथन, देखा ना आप लोग। तो यहाँ पे जो यहाँ पे पूछा जाता है आपका जितना क्वेश्चन, सब कुछ सारा जन्म जन्म कुंडली उसका हम यहीं पे लाके उठा के रख दिया आप लोग के सामने, तो हो गया एक के साथ 5 क्वेश्चन, है ना। तो आइए जवाब दीजिए, अब यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए होगा भाई, दक्षिण संगीत पद्धति, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ का तराना प्रचलित है, वही सही आपका दक्षिण संगीत में क्या है, तिल्लाना प्रचलित है, ठीक है। तो ये आपका आ गया कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत, दक्षिण संगीत पद्धति के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर का है कि श्री मल्ललच्छ संगीतम किसका ग्रंथ है। क्या भातखंडे जी का है, अहोबल जी का है, नान्यदेव का है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। किनका ग्रंथ हो जाएगा, तो श्री मल्ललच्छ संगीतम की अगर हम बात कर लेंगे तो ये जो ग्रंथ आपका हो जाएगा श्री मल्ललच्छ संगीतम, ये ग्रंथ भातखंडे की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, भातखंडे जी की। और ये क्रमिक पुस्तक मालिका नामक एक ग्रंथ है, ये भी भातखंडे जी का ही है, क्रमिक पुस्तक मालिका है, भातखंडे संगीत शास्त्र है, ये सब भी उन्हीं का है ना। भातखंडे संगीत शास्त्र जो कि आपके 4 भागों में पुस्तक को लिखा गया है, क्रमिक पुस्तक मालिका जो कि 6 भागों में पुस्तक को लिखा गया है, ये सब भी क्वेश्चन बनता है। और मैं जरूरी नहीं कि ये टाइप करके नहीं लाया हूँ तो मैं बोल कर ना बताऊँ आप लोग को, बोलकर इसीलिए बता दे रहा हूँ ताकि जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपसे छूटे नहीं, ठीक है। अहोबल यहाँ पे है तो कौन, ये संगीत पारिजात के लेखक हो जाएंगे। इस भी इसका लिख दीजिएगा आप लोग कमेंट में, इस भी हम कल ही बताए थे आप लोग को। नान्यदेव की बात कीजिएगा तो नान्यदेव जो है भरत भाष्यम, ठीक है, भरत भाष्यम पुस्तक जो है उसके लेखक हो जाएंगे नान्यदेव, ठीक है। भरत भाष्यम का रचना कब हुआ था, नान्यदेव ने इसकी रचना कब की थी, ये चीज़ जरा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि रचना जो है काल कब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 57 नंबर का कि माया मालव गौड़ हिंदुस्तानी संगीत में किसके समान है, यानी किस राग के समान है। क्या मालकौंस के समान है, भोपाली के है, भैरव के है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो माया मालव गौड़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका भैरव, ठीक है। मालकौंस की बात कीजिएगा तो ये किसके हमारे यहाँ का जो मालकौंस है वहाँ कर्नाटक संगीत में किसके समान, तो हिंडोलम के समान, किसके समान, हिंडोलम के समान हो जाएगा। भोपाली की बात कीजिएगा तो ये किसके समान हो जाता है, मोहनम के समान हो जाता है, ठीक है, भोपाली मोहनम। जैसे आपका भैरवी भैरवी है, और भी बहुत सारे राग हैं जो कि आपके वहाँ से मिलते, मतलब नाम मिलते जुलते स्वर लगते हैं लेकिन नाम जो है उसका अलग कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यही पूछा था कि माया मालव गौड़ जो है किसके समान, तो भैरव के समान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 58 नंबर का, क्या हो जाएगा कि वर्षाकालीन राग कौन सा है। क्या पीलू है, तिलंग है, मेघ है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, तो वर्षा ऋतु में जो गाया जाने वाला जो राग होगा वही तो वर्षाकालीन राग है। कौन सा हो जाएगा, नाम से स्पष्ट है, नंबर 58 ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेघ, ठीक है। मेघ, मेघ मल्हार, ये सब जो है क्या क्या है आपका वर्षाकालीन राग है। और मेघ मल्हार जो है ये बहुत ही मधुर और गंभीर वातावरण पैदा करने वाला जो है ये राग माना जाता है इसको, ठीक है, मेघ मल्हार को, इसको ध्यान रखिएगा। इसका अगर पूछा जाएगा आपसे कि वादी स्वर क्या होगा,
तो वादी स्वर मध्यम हो जाएगा और संवादी स्वर षडज हो जाएगा। म सा इसके वादी संवादी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे यहाँ पे। तो ये यही क्वेश्चन पीलू आपका थाट इसका पूछता है, खमाज थाट से है पीलू, और ये तिलंग जो है पीलू काफी थाट से, एक मिनट उल्टा बोल दिया मैंने, पीलू जो है आपका काफी थाट से है। ठीक है, ये पूछता है, माफ कीजिएगा। ठीक है, काफी थाट से। तिलंग जो है ये आपका खमाज थाट से है। ठीक है, ये खमाज थाट से आपका, तो ये थाट भी याद रखिएगा। और मेघ जो है इसका थाट आप लोग को फटाफट कमेंट करके बता देना है कि ये मेघ कौन सा थाट का है। ठीक है, मेघ मल्हार। चलिए आगे देख लेते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि पखावज का प्रयोग किस गायकी के साथ होता है? क्या दादरा के साथ, ख्याल के साथ, ध्रुपद के साथ, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर हो जाएगा? तो नंबर 59 यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, ध्रुपद के साथ होता है पखावज का प्रयोग। और अगर इसमें पूछ दे आपसे कि कौन कौन सा ताल का प्रयोग होता है, तो आपको बताए थे ना कि चार ताल, सूल ताल, तिवरा ताल, ठीक है, ब्रह्म ताल, ये सब ताल जो है आपके किसके हैं? रुद्र ताल। ये सब जो है आपके ध्रुपद के ताल हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रख लेना है। ठीक है, बाकी दादरा ख्याल तो ये सब तो तबला वगैरह पे भी देख लेते हैं, जैसा कि होता है तो आजकल, है ना। लेकिन ये जो है आपका ध्रुपद ही जो है, ध्रुपद वो पखावज के, और ध्रुपद के भाग के बारे में पूछता है कि ध्रुपद के कितने भाग, तो चार भाग। ध्रुपद की कितनी बाणियां, तो चार बाणियां। ठीक है, ये सब याद रखना है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका आता है, एस्टेट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, एस्टेट क्या और भी अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कब क्या पूछ दिया जाएगा किस एग्जाम में ये कोई भी नहीं जानता है ना। इसलिए सबको अच्छे से पढ़ना है, ताकि सब एग्जाम वाले जितने भी आप लोग पढ़ रहे हैं सब लोग सब कुछ पढ़ते चलिए, ताकि आपके एग्जाम में आए तो वो छूट ना पाए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर का है कि पेशकारा किस घराने की विशेषता है? पेशकारा क्या बनारस की है, लखनऊ की है, दिल्ली की है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर हो जाएगा? तो पेशकारा जो है ये आपके कौन से घराने की विशेषता को दर्शाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये दिल्ली घराने की विशेषता को दिखाता है। ठीक है, और यहाँ अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पे दिल्ली में एक कायदा भी है, कायदा के लिए भी ये घराना जाना जाता है। ठीक है, और दिल्ली बाज के गत की अगर बात कीजिएगा तो टुकड़ा, परन आदि जो है प्रायः वो वहाँ पे आपको कम ही देखने को मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे 61 नंबर का जो क्वेश्चन है कि तीन ताल में क्या गाया जाता है? क्या ख्याल, धमार, दादरा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या गाएंगे तीन ताल में? तो 61 यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ख्याल। अब पूछा जाता है, सवाल बनता है कि ख्याल में भी कौन सा, बड़ा ख्याल या छोटा ख्याल? क्योंकि ख्याल के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक जिसको बोलते हैं बड़ा ख्याल यानी कि विलंबित ख्याल, जिसको बोलते हैं छोटा ख्याल यानी कि द्रुत ख्याल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे छोटा ख्याल के साथ कौन और बड़ा ख्याल के साथ कौन बजेगा? तो ख्याल में तो बच गया ना, बिल्कुल आप लोग ऐसे आंसर कर सकते हैं यहाँ पे, नो डाउट। ठीक है, लेकिन अगर बड़ा ख्याल की बात रहेगा तो बड़ा ख्याल में एक ताल हो जाएगा, और छोटा ख्याल में अगर बात कीजिएगा तो तीन ताल हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ऐसे बांट दे तब क्या करेंगे, ख्यालों में भी कौन सा, छोटा या बड़ा, द्रुत या विलंबित, तो है ना, तो आपको कठिनाई हो जाएगी फिर, तो याद रखिएगा। देखिए धमार ताल ये 14 मात्रा की ताल, धमार के साथ ही इसकी संगति होती है। दादरा जो है ये भी आप लोग का दादरा ताल के साथ बज जाता है, कहरबा के साथ बज जाता है। दादरा क्या है? एक गायन शैली है। ठीक है, गायन शैली है, एक दादरा गायन गायन शैली भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 62 नंबर का कि पंडित किशन महाराज किस घराने के तबला वादक हैं? क्या बनारस के हैं, दिल्ली के हैं, पंजाब के, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो किशन महाराज, ठीक है, पंडित किशन महाराज किनके शिष्य थे? तो कंठे महाराज के शिष्य थे, कंठे महाराज के शिष्य थे। और कंठे महाराज से क्वेश्चन बनता है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो कंठे महाराज का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस में हुआ था, कंठे महाराज का। ठीक है, आइए तो गुरु आप लोग देख लिए कंठे महाराज। अब क्वेश्चन क्या करा था? तो यहाँ पे जो आंसर करेंगे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ही करेंगे, 62 का, बनारस। अब किशन महाराज पे आते हैं, इनका जन्म जो हुआ था वो 3 सितंबर कब? तो 1923 ईस्वी को बनारस में हुआ था। ठीक है, और 2008 में इनका निधन हो गया भी, ये भी ध्यान रखना है ना। ये जो है अगर बात किया जाए, इन्होंने तबले के 3 अंग, जैसे कि आपका होता है ना गायन, वादन, नृत्य यानी संगत और स्वतंत्र वादन का शिक्षा जो है टोटल जो अभी गुरु जो बताए कंठे महाराज, उनसे ही लिया था, उन्होंने उनसे ही लिया था। ठीक है,
किशन महाराज के गुरु कंठे महाराज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्या हमारा 63 नंबर का, पंडित राम सहाय जी किस घराने से तालीम ली थी? पंडित राम सहाय जी ने किस घराने से तालीम ली थी? तालीम ये उर्दू शब्द है, इसका मतलब होता है मेरे भाई शिक्षा। ठीक है, किस घराने से शिक्षा ली थी, तालीम ली थी? इसका ये आंसर क्या हो जाएगा? क्या पंजाब घराने से, बनारस से, लखनऊ से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो पंडित राम सहाय, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? लखनऊ घराना से। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था पंडित राम सहाय जी का 1780 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है, 1780 में। ठीक है, और 1826 में इनका जो है मृत्यु हो गया था राम सहाय जी का, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये अगर बात कर लेंगे तो ये संगीत का शिक्षा लखनऊ के नवाब जो थे आसिफ उद्दौला के दरबारी रह चुके थे। कौन? मोदू खां। आसिफ उद्दौला के दरबार में रहते थे। कौन? मोदू खां। आपको बताया था ना कि मोदू खां और बख्शू खां जो थे वो लखनऊ के तबला घराना के संस्थापक थे, तो उन्हीं में से एक मोदू खां थे। तो ये आसिफ उद्दौला के दरबार में रहते थे और वो जो है उन्हीं से शिक्षा लिया था ये पंडित राम सहाय जी ने। आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 64 नंबर का कि स्वर्गीय लतीफ खां किस घराने के तबला वादक थे? लतीफ खां क्या बनारस के, पंजाब के, दिल्ली के, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? लतीफ खां नंबर 64 क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लतीफ खां दिल्ली घराने से संबंधित थे। ठीक है, इनका विवाह जो हुआ था ये हिलाल खां की पुत्री जो थी खुर्शीद बेगम, उनसे हुआ था। लतीफ खां का विवाह खुर्शीद बेगम नाम था। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये दिल्ली जो है ना अगर कहें तो ये तबला का बहुत प्राचीन घराना माना जाता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी जो है शाखाएं जो है निकलती है बहुत सारा, और यहाँ पे बहुत सारे अनेकों जो है कलाकार हुए यहाँ पे, जैसे मुनीर खां, उस्ताद आमिर खां हुसैन, फिर आपका चांद खां है ना, उस्ताद महबूब खां, ये सब जो है यहाँ से प्रतिनिधित्व घराने से संबंधित लोग हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है आप लोग को ध्यान रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन 65 नंबर का यहाँ पे देखेंगे कि कर्नाटक संगीत में कितने प्रकार का गंधार है? तो यहाँ पे जो होगा कितना प्रकार? एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो कितने प्रकार का गंधार होता है कर्नाटक संगीत में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। कौन कौन सा गंधार? एक तो आपका होता है जिसको कि कहते हैं साधारण गंधार। ठीक है, क्या कहते हैं? साधारण गंधार। पहला जो होता है आपका वो शुद्ध गंधार। ठीक है, ठीक है, और एक क्या होता है पहले इसको और क्या कहते हैं? तीसरा है आपका अंतर गंधार। ठीक है, तो साधारण गंधार, शुद्ध गंधार और अंतर गंधार, ये आपके तीन प्रकार के गंधार होते हैं कर्नाटक संगीत पद्धति में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 66 नंबर का कि संगीत पारिजात में मिलने वाला शुद्ध सप्तक किसके समान है? यानी संगीत पारिजात जो है आपका अहोबल का पुस्तक है, तो मिलने वाला किसके समान है? तो क्या काफी के, कल्याण के, बिलावल के, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे? आप लोग को हम बताए हैं, आप लोग हमारे साथ पुराने सेशन भी देखते होंगे आप लोग, तो आप लोग को बिल्कुल ही पता होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, थाट काफी के समान है। ठीक है, क्योंकि काफी के समान इसलिए है क्योंकि संगीत पारिजात 1650 में लिखा गया है और शुद्ध थाट जो हमारा आधुनिक में माना जाता है किसको? बिलावल को। तो ये बताया गया है भैया आपके नगमाते आसफी जो कि मोहम्मद रजा की पुस्तक है, और मोहम्मद रजा ने 1813 में तो लिखा ही है, तो कैसे 1650 वाला में आपका बिलावल हो जाएगा? तो प्राचीन काल में जो शुद्ध सप्तक माने जाते थे वो आपका काफी को ही माना जाता था। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे आपका हो गया, मोहम्मद रजा की पुस्तक भी जान गए आप लोग, नगमाते आसफी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा 67 नंबर का कि मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं या बताए हैं? क्या 49, 59, 75, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो नंबर 67 यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, मतंग ने 49 प्रबंध माने हैं। ठीक है, 49 प्रबंध माने हैं। और यहाँ पे जो अगर बात कर लेंगे 75 प्रबंध की, तो ये सारंग देव मानते हैं। कौन मानते हैं? सारंग देव मानते हैं आपके 75 प्रबंध। ठीक है, ये ध्यान में आया ना, 49 प्रबंध मतंग ने। और मतंग ने अगर अलंकारों की बात कीजिएगा मतंग के, तो मतंग 33 अलंकार मानते हैं। ठीक है, और अलंकार के 7 प्रकार मानते हैं, 18 जाति भी मानते हैं मतंग जी, जैसे भरत माने थे 18। क्लियर? चलिए
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 68 नंबर का कि दक्षिण संगीत में कौन से वर्गीकरण पद्धति प्रचलित है? क्या मेल, ठाट, राग रागिनी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? कौन सा प्रचलित है? तो नंबर 68 यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेल पद्धति जो है, मेल वर्गीकरण जो है प्रचलित है। दक्षिण भारत के जो महान संगीतज्ञ अगर हम कह लेंगे पंडित वेंकटमुखी जी ने, जिन्होंने क्या किया था कि 12 शुद्ध एवं विकृत स्वरों की सहायता से कुल 72 मेल बनाए थे। हालांकि 72 तो है नहीं प्रचलन में, उनमें से आपका 19 मेल ही कर्नाटक संगीत में प्रचलित है ना। जैसे कि हमारे यहाँ भातखंडे 32 ठाट तो बनाए थे, लेकिन 10 ही उसमें प्रचलन है। उसी प्रकार से 72 तो बनाए थे और उसमें 19 ही प्रचलन में है। ठीक है, तो वेंकटमुखी के जो सप्तक के जो 12 स्वर थे उसको 2 भाग में बांट दिया गया था। ठीक है, तो इन्होंने फिर एक चीज और क्या बताया कि एक मेल से 484 रागों की उत्पत्ति के बारे में भी व्याख्या की थी ये वेंकटमुखी जी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ये सब सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए फायदेमंद है, बीपीएससी हो, स्टेट हो, एमआरएस, DSSS भी या अदर जो भी हैं आप लोग, सभी लोगों के लिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर का कि जिन दो स्वरों की संगति कानों को प्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं? क्या वादी कहते हैं, संवादी, स्वर संवाद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे 69 यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका स्वर संवाद कहेंगे, जो कि कानों को बड़ी प्रिय लगती है ना। स्वर संवाद, स्वर संवाद में भी होता है इष्ट स्वर संवाद, अनिष्ट स्वर संवाद, अति इष्ट स्वर संवाद, है ना। ये सब चीजें जो है आपको वादी के बारे में तो जानते हैं, ज्यादा लगता है संवादी के बारे में पता ही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर 70 कि राग गुर्जरी का वादी संवादी स्वर बताए। क्या गधा होगा, रेमा होगा वादी संवादी, या ध ग होगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा राग गुर्जरी का? तो नंबर 70 यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, ध और ग हो जाएगा इसका वादी और संवादी, जो कि कोमल होगा, है ना। ये ध्यान देना है। तो हो गया यहाँ पे आपका ध और ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 71 नंबर का कि स्वरों के संक्षिप्त नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त होते हैं? क्या संगीत रत्नाकर में मेरे भाई, या नाट्य शास्त्र में, या ब्रदेशी में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो स्वरों का जैसे संक्षिप्त नाम, जैसे कि कहने का मतलब ये आपका क्या है, षडज। तो षडज को क्या लिखना प्रारंभ किया गया, सा। तो ये संक्षिप्त नाम, ठीक है, किस ग्रंथ में आपका मिलता है? क्या होगा यहाँ पे आंसर? तो नंबर 71 यहाँ पे आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रदेशी को, मतंग वाले ही ग्रंथ को माना गया है कि सर्वप्रथम यहीं पे जो है आपका क्या किया गया है कि स्वरों के संक्षिप्त नाम बताए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ब्रदेशी में सबसे पहले तो आपको राग शब्द का भी प्रयोग किया गया है, ये भी आप लोग को बता रखे थे, है ना। संगीत रत्नाकर में जो है पहली बार विकृत स्वरों की चर्चा की गई थी, है ना, ये भी बताए थे। नाट्य शास्त्र में के लेखक हैं भरत हैं, है ना, ये भरत मुनि है, ये भी आप लोग को याद ही है सब। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तो क्वेश्चन हमारा है क्या 72 नंबर का कि कौन सी गीत शैली जो है या गायन शैली पूरब और पंजाब अंग से गाई जाती है? क्या ख्याल है, तराना है, ठुमरी है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा आंसर यहाँ पे हो जाएगा? तो पूरब और पंजाब अंग से जो है ठुमरी गाई जाती है, कौन से? ठीक है, तो ठुमरी यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठुमरी। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन ठुमरी कितने अंगों से गाई जाती है? तो 2 अंगों से, एक आपका पूरब अंग और दूसरा आपका पंजाब अंग। तो पूरब अंग में जो है आपके लखनऊ बनारस आ जाते हैं और पंजाब अंग में तो आपका पंजाब है ही, है ना। ठीक है, ख्याल बताई दिए 2 प्रकार, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। ठीक है, तराना के आविष्कारक जो है ये अमीर खुसरो ने आविष्कार किया था तराना का, ये भी पूछता है आपके क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 73 नंबर का, आगरा घराने के चौमुखी गायक के नाम से किनको जाना जाता है? क्या उस्ताद फैयाज खां साहब को, पंडित सवाई गंधर्व को, उस्ताद विलायत हुसैन खां को, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर करेंगे? तो नंबर 73 यहाँ पे आंसर करेंगे हम ऑप्शन नंबर ए को, उस्ताद फैयाज खां साहब जो हैं ये आगरा घराना के चहुमुखी गायक के तौर पे जाने जाते हैं। जबड़े की तान के लिए, जवारी भरी आवाज़ के लिए जो है ये प्रसिद्ध हैं। और इस घराने की अगर बात कर लेंगे तो बहुत सारे जगह पे माना जाता है कि इसके संस्थापक जो है ना आगरा घराने के, तो ये हाजी सुजान को माना जाता है। किनको?
हाजी सुजान का। लेकिन बहुत सारे अगर वो मत देखेंगे तो आगरा घराने में जो उत्पत्ति जो है वो अलखदास तथा मूलक दास द्वारा माना जाता है। अलखदास और मूलक दास द्वारा माना जाता है, बहुत सारी जगहों पे देखेंगे तो ऐसा है ना। इस घराने के ऐसे मूल प्रवर्तक आपके जो है हाजी सुजान खां ही हैं। हाजी सुजान खां साहब ही थे। और इस घराने से जो है सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात कीजिएगा तो फैयाज खां ही थे। और उनका शिष्य भी जो थे वो भी बहुत ही क्या कहते हैं, वो भी कह लीजिए उनके ही नक्शे कदम पे चलने वाले बहुत ही महान थे, जिनका नाम था क्या, SN रतनजनकर। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा है 74 नंबर का। क्या पूछ रहा है कि स्टाफ नोटेशन में ग्रेट स्टाफ में कितनी रेखाएं खींची जाती है? क्या 11 रेखा, 6 रेखा, 10 रेखा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, 5 रेखाएं ऊपर होता है और आपका फिर एक मुख्य रेखा और उसके नीचे फिर 5 रेखाएं होती है। ठीक है, और ऊपर में जो आपके ट्रेबल क्लेफ दिखाए जाते हैं और नीचे में आपका बेस क्लेफ दिखाया जाता है। ये भी बता ही चुके थे, है ना। पहले एक खींच दिया जाता है और जिसके अगर बात कीजिएगा मध्य सप्तक का स माना जाता है। इसको जो है क्या माना गया, जो मुख्य वाला, इसको मध्य सप्तक का स माना जाता है। तार सप्तक के स्वर यहाँ दिखाए जाते हैं, मध्य और मंद्र सप्तक के स्वर यहाँ दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 75 है क्वेश्चन की, इनमें से संधि प्रकाश राग को पहचाने। यानी संधि प्रकाश राग बहुत अच्छे से बताए होंगे, आप लोग को बताए हैं कि संधि प्रकाश क्या होता है। यानी संध्या और जो रात जो होता है, यानी कि दिन और रात का मिलन बेला संधि प्रकाश, और रात और दिन का मिलन बेला ये भी संधि प्रकाश। तो एक सायकालीन संधि प्रकाश और एक प्रातःकालीन संधि प्रकाश। तो आइए इसमें देखते हैं कौन सा, क्या पुरिया धनाश्री, राग केदार, राग बिहार, बिहाग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो संधि प्रकाश रागों की बात कीजिएगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरिया धनाश्री। ठीक है, पुरिया धनाश्री जो कि कौन सा थाट से है, पूर्वी थाट से माना जाता है। गायन समय दिन का चौथा पहर, यानी संधि प्रकाश राग जो है मान लिया जाता है इसको, है ना, क्योंकि ये ये दिन और रात के मिलन बेला पे गाया जाता है, इसलिए सायकालीन संधि प्रकाश राग है आपका। ठीक है, ध्यान रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़िएगा। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है राग पूर्वी का संवादी स्वर बताइए। वादी संवादी है ना, वादी संवादी। क्या गनी, रे धा, धा रे, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ए को पूर्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका वादी संवादी ग और नी को माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात कीजिएगा पूर्वी में तो रे, रे, म तीव्र और ध कोमल, रे कोमल, म तीव्र और ध कोमल, ये क्या होता है, ये आपका पूर्वी में लगता है। ठीक है, पूर्वी में ये स्वर लगते हैं आपके, कोमल रे, तीव्र म और कोमल ध, ये स्वर आपके पूर्वी में प्रयोग किए जाते हैं। पूर्वी का गायन समय क्या हो जाता है, तो इसका गायन समय जो होता है पूर्वी का, ये भी आपका सायकालीन राग है, ये सायकाल में गाया जाता है आपका पूर्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है नंबर 77, निम्नलिखित में से ट्रैवल क्लैप का चिन्ह कौन सा है? क्या भैया ऐसा वाला, जीरो वाला, म्यूजिक वाला, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, है ना। क्या होगा यहाँ पे आंसर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ट्रैवल क्लैप का जो चिन्ह है मेरे भाई, ये ट्रैवल क्लैप का चिन्ह है ही नहीं यहाँ पे कोई। तो आपका चिन्ह वो ट्रैवल क्लैप का कैसे होता है, ऐसे इस तरह से जो होता है आपका घुमाकर इसको ऐसे इस तरह से किया हुआ रहता है ना, यहाँ पे इस तरह का ये चिन्ह जो होता है आपका, इसी को तो कहते हैं ट्रैवल क्लैप, है ना, ये होता है आपका। अब बेस क्लैप का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है इधर से और इधर होता है। ठीक है, ये आपका बेस क्लैप का चिन्ह होता है। तो चिन्ह को भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का कि सारंग देव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? क्या संगीत रत्नाकर लिखा है, दो भाई हो गया है, संगीत रत्नाकर, नाट्य शास्त्र लिखा है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। एक मिनट, संगीत पारिजात है भाई। कई बार क्या होता है आंखों के सामने कुछ आप माइंड में चल रहा हो तो वही चीज़ें बार बार आपके मुंह से निकल जाता है ना। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे क्या पारिजात है, रत्नाकर है, या फिर आपका नाट्य शास्त्र है? तो सारंग देव है ना भैया, ये आपका सप्ताध्यायी वाले ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संगीत रत्नाकर।
क्योंकि इसी को कहते हैं सप्ताध्यायी, 7 अध्याय होने के कारण, है ना। संगीत पारिजात अहोबल जी ने लिख दिया था, ये भी क्लियर है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, ये भी क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखेंगे राग मधुबंती का संप्रकृतिक राग कौन सा है। क्या मुल्तानी होगा, पुरिया होगा, मारू बिहाग, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो राग कौन सा है, मधुबंती है। तो इसका संप्रकृतिक राग की अगर हम बात कर लेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुल्तानी हो जाएगा। ठीक है, मुल्तानी। मधुबंती और मुल्तानी दोनों में गहरा संबंध है भाई। ये बस क्या रेधा कोमल और रेधा शुद्ध का ही संबंध है ना। बस इतना ही जो है दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, मधुबंती में आपका रेधा शुद्ध लग जाता है, मुल्तानी में आपका कोमल कर देता है ना। तो ये बस थोड़ा सा माइनर अंतर है। चलिए, तो ये थाट की बात कीजिएगा, मुल्तानी जो हो गया आपका, ये आपका तोड़ी थाट का राग है। कौन सा, तोड़ी थाट का राग है, ये भी ध्यान रखना है। मुल्तानी में अगर वादी संवादी की बात कीजिएगा तो प और सा इसका वादी संवादी हो जाता है। आपको मधुबंती का वादी संवादी जरा बता देना है, कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट, मधुबंती का क्या है। ठीक है, चलिए, मुल्तानी जाति इसकी क्या हो जाएगी, औडव संपूर्ण इसकी जाति हो जाती है मुल्तानी की। पुरिया, मारवा थाट, ये मारू बिहाग। एक चीज आप लोग को ध्यान होगा कि मारू बिहाग बताए थे ना कि किन दो रागों का मिश्रण है। तो मारू, मारू प्लस बिहाग बराबर मारू बिहाग, यानी इसमें दो रागों का मिश्रण है भाई। ये एक मारू और दूसरा बिहाग मिलकर बना है मारू बिहाग। ठीक है, चलिए आइए अब बता देते हैं आप लोगों को कि पीडीएफ जो भी लोग चाहते हैं कि भाई पीडीएफ कैसे मिलेगा। इन सारा जो भी क्लास हो रहा है, पीवाईक्यूज जो भी स्टेट का पेपर हुआ है पीवाईक्यूज करवाए हैं, बीपीएससी का पीवाईक्यूज टोटल पेपर करवाए हैं, तो वो सब सारा जो है टोटल प्रीवियस जो भी क्लास है उसका पीडीएफ कैसे मिलेगा आप लोग को। तो इसके लिए दोस्त आप लोग को बता दें कि केवल 199 का आप लोगों को पेमेंट करना पड़ जाएगा, केवल 199 का। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, 1 मंथ का मान लीजिए, तो ट्यूशन फी भी नहीं है ना। तो 1 टाइम पेमेंट है, इतने में ही आपको जो प्रैक्टिस सेट जो चला रहे हैं, जो क्वेश्चन होता है डेली का, वो भी मिल जाएगा, और आने वाला जो क्लास का पीडीएफ होगा वो भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके लिए संपर्क कैसे करेंगे, तो व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9122366282। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ आप लोग केवल व्हाट्सएप ही कीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे जिनको भी पीडीएफ चाहिए लिख दीजिएगा कि पीडीएफ चाहिए, उसके बाद फिर आप लोग को वहाँ पे स्कैनर प्रोवाइड करवा देंगे, और स्कैनर के माध्यम से आप लोग को केवल 199 ही पेमेंट करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ चलते हैं। तो नंबर 80 यहाँ पे क्वेश्चन है भाई कि संगीत के इतिहास में किस काल को संगीत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्या अति प्राचीन काल को, या प्राचीन काल को, या मध्यकाल को, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा, तो संगीत के इतिहास में प्राचीन जो आपका काल है उसको स्वर्णिम युग, प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल को जो है स्वर्णिम युग जो है माना जाता है। और भारतीय संगीत जो है आपका विश्व में सबसे श्रेष्ठ है भाई, इस बात की गर्व होनी चाहिए हम लोगों को, है ना। और भारत का संगीत का इतिहास जो बताया जाता है वो लगभग 3500 ईस्वी जो है आपका पुराना है, वहां से प्रारंभ हुआ है हमारा संगीत। समझ पा रहे हैं ना, वेदों से भी पहले था, वो तो संकलन किया गया था ना, वो लिखा गया था आपके सामवेद में। तो जनक तो वही उसी को मानेंगे, लेकिन उससे पहले भी होगा, तभी तो चीजों को उसमें संकलित किया गया है। सोच सकते हैं, है ना। तो ये आपका प्राचीन काल आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे।